कैसे एयरपोर्ट पर नजरबंद किया गया, कैसे फूलन देवी के जो पुतले थे उन्हें सीज कर लिया गया। लेकिन मुकेश सहनी कमजोर व्यक्ति नहीं है, मन से कमजोर नहीं है। उन्होंने जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रोका, वहीं उन्होंने 169 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी और साथ साथ ये भी कर दिया कि वो यूपी के हर गली, हर कोने, हर घर तक फूलन देवी की तस्वीरें पहुंचा दी। जदयू लगातार दबाव बनाई हुई है। आपको बता दें कि जदयू को 2007 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। आखिरी बार जो गठबंधन हुआ था यूपी में जदयू और भाजपा का, उसके आधार पर चुनाव लड़ने गई थी वहां पर जदयू, लेकिन वहां से सीट निकाल नहीं पाई। नीतीश कुमार कितनी सीटें जीतेंगे 30 सीटों में से ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर अगेंस्ट लड़ेंगे तो कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा को। मुकेश सहनी भी जब मंच पर वहां गए थे और अति पिछड़ा समाज और जो निषाद समाज को साधने के लिए उन्होंने कहा था कि बिहार में कई स्कीम्स नीतीश कुमार ला रहे हैं पिछड़ा समाज के लिए, और भाजपा अगर इस दोनों के अलावा बड़े वोट बैंक को तरफ देखती है तो अति पिछड़ा है, कुर्मी है, कोयरी है, इसी समीकरण को साधने के लिए वो निषाद समाज को अपने साथ करने के लिए निषाद समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे तथाकथित राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव संजय निषाद हो या फिर उनके पुत्र हो प्रवीण निषाद, दोनों को वहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी करती है। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनका कुर्सी हिलता हुआ दिख रहा है। इसका फायदा उठाने बिहार से मुकेश सहनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मुकेश सहनी जब बिहार से उत्तर प्रदेश जाते हैं तो पहले तो प्रयास करते हैं कि भाजपा को अपनी ताकत दिखाकर अपने साथ कर लें, भाजपा के मन में ये बात डालें कि आप हमें साथ लेकर चलिए, हमारी उपयोगिता वहाँ है। वैसे भी वहाँ पर पहले से जो निषादों की पार्टी एक रही है उसने अपनी उपयोगिता साबित कर रखी है। एडीएस अपना दल सोनेलाल है, ये कुर्मी और कोयरियों की पार्टी वहाँ मुख्यतः है। इसको 2016 में जब चुनाव भाजपा के साथ ये लड़ी तो इसको 9 विधायक जीतकर इसके आए। नमस्कार, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे मेरी चीरफाड़ को। बिहार की राजनीति और प्रदेश के आसपास देश भर की राजनीति से जितनी भी खबरें आपके रडार के नीचे से निकल जाती हैं उनको पकड़कर उनकी चीरफाड़ करता हूं, इन शॉर्ट पंचनामा करता हूं। और पंचनामा के इस आज के एपिसोड में भले ही 2-3 दिनों का गैप जरूर लग गया हो, लेकिन उम्मीद है कि आप उसी प्यार और उसी रोचकता के साथ इस वीडियो को भी देखेंगे। जो विषय आज आपके समक्ष लेकर आया हूं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब आपने हेडलाइन तो देख लिया है, नीतीश कुमार तय करने जा रहे हैं कि कौन होगा सीएम। नीतीश कुमार का इसमें रोल होगा। यहाँ एक और बात मैं ऐड कर दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रहा है अब तक का राजनीतिक कलेवर, उस हिसाब से भाजपा को तय करना था, लेकिन नीतीश तय करेंगे। बात क्या हो रही है, कहाँ की हो रही है, कैसे हो रही है, ये समझ लीजिए। देखिए, बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं दोनों जगहों पर जदयू ने क्लीन स्वीप कर दिया। नीतीश कुमार के अलावा किसी के लिए हंसने का कोई कारण नहीं है। अगर कोई जिद करता है, आतत्ती करता है तो वो कह सकता है कि नहीं, हार में भी जीत है, जीत में भी हार है, वो कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत बिहार के दोनों उपचुनाव सीटों पर दिखा दिया। हालांकि ये सीटें उन्हीं की थी, लेकिन जिस तरीके से इस पर सब भिड़े हुए थे, चाहे चिराग पासवान हो, कांग्रेस हो, खबरें ये भी आ रही थी कि भाजपा भी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार जीते, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार दोनों सीटों पर जीते। यानी नीतीश कुमार का सिक्का चला। अब भाजपा को इस बात का डर है कि चूंकि किसान आंदोलन बहुत तेजी से फैला, किसान आंदोलन आज भी चल रहा है और किसान आंदोलन की वजह से बहुत ही पॉपुलर सरकार ये जो भाजपा की है ये कमजोर दिख रही है। खास बात यह है कि जहां ये पूरा किसान आंदोलन हो रहा है उत्तर प्रदेश, वहां अगले साल चुनाव है और अगले साल चुनाव में उत्तर प्रदेश के योगी जी का, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका कुर्सी हिलता हुआ दिख रहा है। इसका फायदा उठाने बिहार से मुकेश सहनी भी वहां पहुंच जाते हैं। मुकेश सहनी जब बिहार से उत्तर प्रदेश जाते हैं तो पहले तो प्रयास करते हैं कि भाजपा को अपनी ताकत दिखाकर अपने साथ कर लें, भाजपा के मन में ये बात डालें कि आप हमें साथ लेकर चलिए, हमारी उपयोगिता वहाँ है। वैसे भी वहाँ पर पहले से जो निषादों की पार्टी एक रही है उसने अपनी उपयोगिता साबित कर रखी है। कहीं ना कहीं एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला को अपनाते हुए मुकेश सहनी भी वहाँ पहुँचे। लेकिन जो परिस्थितियाँ हुई आपको याद होगा, कैसे एयरपोर्ट पर नजरबंद किया गया, कैसे फूलन देवी के जो पुतले थे उन्हें सीज कर लिया गया। लेकिन मुकेश सहनी कमजोर व्यक्ति नहीं है, मन से कमजोर नहीं है। उन्होंने जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रोका, वहीं उन्होंने 169 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी और साथ साथ ये भी कर दिया कि वो यूपी के हर गली, हर कोने, हर घर तक
फूलन देवी की तस्वीरें पहुंचा दें। लगभग 20,000 पहली खेप में उन्होंने जो फूलन देवी की प्रतिमाएं हैं छोटी छोटी वो पहुंचवाई, यानी कहीं ना कहीं अपने एजेंडा में वो सफल दिखते हैं। लेकिन आज मुकेश सहनी इस तरीके से भाजपा पर दबाव क्यों बना रहे हैं? लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी से प्रयाग तक, हर जगह क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ के नाक में दम उन्होंने कर रखा है? इसके पीछे कारण है। देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान जो परिस्थिति है असेंबली जो यूपी की, उसकी क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, 403 सीटें हैं यूपी में, जिसमें बीजेपी 304 सीटों पर काफ़ी कंफर्टेबली जीती हुई है। वहाँ पर एक ADS है, अपना दल सेकुलर, इसकी बात बाद में करेंगे, इसने 9 सीटें जीती हैं, इंडिपेंडेंट 1 है। इसके अलावा अपोजिशन में सपा है जिसके 45 विधायक है, SBSP है जिसके 4 विधायक है, इंडिपेंडेंट है जिसके 9 विधायक। इसके अलावा कुछ लोग बाहर हैं जो कि बसपा 6, कांग्रेस लगभग 5 सीटों पर जीत रखी है और इंडिपेंडेंट 9 सीटों पर जीते हुए। यहाँ आपको एक बात समझना होगा, यहाँ बीजेपी के साथ अपना दल के अलावा निषाद पार्टी भी है। 2016 में निषाद पार्टी की स्थापना हुई थी संजय निषाद के द्वारा। 17 के यूपी इलेक्शन में 100 सीटों पर ये लड़ी थी, इसमें 1 सीट मात्र वो जीत पाई थी। और सबसे बड़ी बात, संजय निषाद खुद तीसरे नंबर पर रह गए थे इस पार्टी के जो संस्थापक हैं और जो प्रेसिडेंट हैं। यानी भाजपा से अलग जब इन्होंने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश की तो सपा के साथ, और सपा ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम और यादव फैक्टर से आगे बढ़ने के लिए निषादों को साथ रखा था, जैसे कि बिहार में तेजस्वी यादव ने। लेकिन वो नहीं हो पाया जैसा कि बिहार में भी हुआ। आपने देखा था किस तरीके से मुकेश सहनी निषाद समाज को लेकर तेजस्वी से अलग हुए चुनाव के ऐन मौके पर, ऐसा ही वहाँ भी हुआ। और 2018 में जब MP इलेक्शन हुए तब जाकर निषाद पार्टी को वास्तविक तौर पर कहा जा सकता है कि ताकत दिखाने का मौका मिला। तब सपा के साथ गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ा और ये और इनके बेटे यानी संजय निषाद और इनके बेटे प्रवीण निषाद दोनों फूलपुर और गोरखपुर से चुनाव जीतकर आए, जिनके बेटे जो हैं वो 21,000 वोटों से जीतकर आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में साथ नहीं रह पाए मुकेश सहनी तेजस्वी के, वैसे ही वहाँ जो सेकुलर फ्रंट बना उसमें निषाद नहीं रह पाए। इन्होंने अपने निषाद समाज को लेते हुए, और एक बड़ा वोट बैंक जो वहाँ निषादों का है, आप जानते हैं अच्छा इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक रहा है, खासतौर पे जो मध्य इलाके हैं और जो पूर्व के इलाके हैं वहाँ बड़ा जनसंख्या रहता है। तो इन्होंने NDA में 2019 के जो चुनाव है उसमें आने का कहीं फैसला कर लिया। जो चुनाव हुए आपको अच्छे से याद है, उसमें NDA में आने के साथ बीजेपी के टिकट पर इनके पुत्र चुनाव लड़े। संत कबीर नगर से वो चुनाव जीते भी, और जीतने के साथ ही योगी कैबिनेट का हिस्सा है। यानी संजय निषाद का जो हिट फॉर्मूला है उसे फॉलो करते हुए मुकेश सहनी भी बिहार के इस समीकरण को लेते हुए यूपी पहुंचना चाहते हैं। अब जरा ये समझ लीजिएगा, मुकेश सहनी 169 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा से ये भी ऑफर रखा था कि भाजपा चाहे तो गठबंधन करे, लेकिन गठबंधन के साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त रख रखी है। उन्होंने कहा कि उनके समाज को आरक्षण मिले और वो बाकायदा गजट में शामिल किया जाए सरकार के, और तब वो गठबंधन करेंगे, या तब वो सीटों का भी कोई दबाव नहीं डालेंगे और जितनी सीटें मिल जाएंगी वो चुनाव लड़ देंगे। यानी यहाँ फैक्टर क्या है, आखिर मुकेश सहनी बिहार से उठकर वहाँ दबाव क्यों बना पाते हैं? क्योंकि पहले से ही वहाँ पर संजय निषाद ने अपना सिक्का जमाया है। एक बड़ा वोट बैंक है जिसे सपा भी अपने पाले में करना चाहती है। चाह कर भी मुस्लिम और यादव फैक्टर को लेकर सपा वहाँ सरकार नहीं बना पाई, और भाजपा अगर इस दोनों के अलावा बड़े वोट बैंक को तरफ देखती है तो अति पिछड़ा है, कुर्मी है, कोयरी है। इसी समीकरण को साधने के लिए वो निषाद समाज को अपने साथ करने के लिए निषाद समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे तथाकथित राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव संजय निषाद हो या फिर उनके पुत्र हो प्रवीण निषाद, दोनों को वहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी करती है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी को यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखता है। उन्हें लगता है कि अगर निषादों का बड़ा वोट बैंक है तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर अपना हस्तक्षेप करके अपने लिए एक राजनीतिक नया समीकरण, एक नई राजनीतिक जमीन तलाशूं। लेकिन बात यही नहीं है। आखिर भाजपा क्यों चाह रही है कि वो एक बड़ा वोट बैंक कहीं से खिसका कर लाए? इसका कारण है, देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी पॉपुलर रहे, जिस वक्त उनको सत्ता मिली बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती गई। यूपी में जो क्राइम और पुलिस का एक नेक्सस बन गया है, जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ जनता थोड़ी नाराज नजर आ रही है,
और ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ किसानों का आंदोलन हुआ, इससे योगी जी की कुर्सी पर जो इंटरनल सर्वे कराया है भाजपा ने, काफ़ी खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी फूक फूक कर चला सकता है यहाँ से, अगर किसी समीकरण को साध कर चला सकता है तो चले। कहीं ना कहीं इसी का समीकरण का एक हिस्सा एडीएस भी है। अब एडीएस क्या है? एडीएस अपना दल सोनेलाल है। ये कुर्मी और कोयरियों की पार्टी वहाँ मुख्यतः है। इसको 2016 में जब चुनाव भाजपा के साथ ये लड़ी तो इसको 9 विधायक जीतकर इसके आए। अनुप्रिया पटेल इसी पार्टी की हैं। अपनी माँ से पार्टी को लेकर पुरानी जो लड़ाई चल रही है वो अब सभी जानते हैं अच्छे से। उस लड़ाई से के अलग हटकर इन्होंने एक पार्टी बनाई। 2016 में इस पार्टी की स्थापना हुई और इस पार्टी ने आते ही जो इलेक्शन हुआ 2017 में, उसी में अपना हस्तक्षेप छोड़ा और 304 जो सीटें भाजपा जीत कर आई है। इसके अलावा इस गठबंधन में वहाँ के एनडीए के सबसे ज़्यादा सीटें उसके बाद जीतकर अपना दल यानी एडीएसई आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडीएस की मैं चर्चा यहाँ क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बड़ा एक राजनीतिक समीकरण लेकर आते हैं, जैसे कि आपको पता है निषाद समाज के जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो कि 55 वोट बैंक है, जिसको लेकर मुकेश सहनी निषाद पार्टी दोनों वहाँ संघर्ष कर रही है, दोनों एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है। एक तो है भी, उसका एक कारण है भाजपा का फिलहाल जो समीकरण वहाँ ग्राफ गिर रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को ये उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सरकार हिल सकती है, और जिस तरीके से इस बार सपा पूरी तरीके से मन बना चुकी है, जैसे कि बिहार में आपने लहर देखा तेजस्वी यादव का, इसी तरीके से वहाँ लहर चलाया जा रहा है अखिलेश यादव का। और उस लहर को काटने के लिए भाजपा के पास बहुत सारा समीकरण बच नहीं जाता है। हिंदुत्व कार्ड को चलाकर भाजपा ने देख लिया है, बहुत सक्सेसफुल ये हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वो जातिगत फैक्टर को साधकर जिस तरीके से बिहार में एंट्री उसने की, उसी तरीके से यूपी में फिर से एक बार अपनी सरकार बचाकर आगे की लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। फैक्टर क्या बन रहा है वो समझ लीजिए। जिस तरीके से बड़ा एक वोट बैंक है निषादों का, वैसा ही बड़ा वोट बैंक वहाँ कुर्मी समाज का है। लेकिन जदयू लगातार दबाव बनाई हुई है। आपको बता दें कि जदयू को 2007 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। आखिरी बार जो गठबंधन हुआ था यूपी में जदयू और भाजपा का, उसके आधार पर चुनाव लड़ने गई थी वहाँ पर जदयू, लेकिन वहाँ से सीट निकाल नहीं पाई। अब तक जदयू एकमात्र जो रिजल्ट लेकर आ पाई है वो 2004 में एक सीट जीती थी। उसके अलावा उसने कभी बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन यहीं पे एक बड़ा खेल है। भले ही नीतीश कुमार वहाँ जीत नहीं पाए, लेकिन कुर्मी और कोयरी का वोट बैंक जो खासतौर पर पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश में है, उस वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें एडीएस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और नीतीश कुमार अगर अपने प्रत्याशी को उतार देते हैं तो जीत हार का फैसला अब चुनावों में, जो खासतौर पर कोरोना के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, उनका एक पैटर्न रहा है। 5000 बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और 5000 वोट अगर ला देते हैं जदयू के लोग वहाँ से, जदयू के दिए गए प्रत्याशी वहाँ से, तो एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये है कि जहाँ मुकेश सहनी बार बार भाजपा की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और भाजपा अपना हाथ पीछे खींच ले रही है, वहीं मुकेश सहनी के अलग बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ भाजपा ने हाथ बढ़ा दिया है। जी हाँ, जदयू को मैसेज आया है, ये एकदम हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं आपको, कि जदयू और नीतीश कुमार जी को मैसेज भाजपा ने दिया है कि आप आइए और यूपी में हमारे साथ चुनाव लड़िए। जी हाँ, कल तक आपको खबर आ रही होगी कि आरसीपी सिंह लगातार प्रयास कर रहे थे, केसी त्यागी बातचीत कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, नीतीश कुमार की तरफ से लोग जाकर मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। अंततः जब बात नहीं बनी तो ये भी खबर आई कि यूपी में अपने दम पर जदयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन सारी खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ का जो सर्वे आया, उस सर्वे में उनके पर खच्चे उड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में उन्होंने नए समीकरणों को मौका देते हुए, आपने देखा किस तरीके से मुकेश सहनी की सभाओं को भी एक तरह से मंजूरी दे दी है। मुकेश सहनी भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी बहुत भाजपा ऐतराज नहीं कर रही है। भाजपा को पता है कि अंतिम समय में मुकेश सहनी को साधने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें मना सकते हैं। ऐसा ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर भी समीकरण बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा वोट बैंक साधने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव, खासतौर पर यूपी में अब एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर
अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बसपा के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे चल के एक बड़ा समीकरण वहां पर बिगाड़ने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से अखिलेश सिंह सुहेलदेव समाज पार्टी जो है, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उससे जोड़ घटाव करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सभी एक मंच पर आकर किसान आंदोलन के जो नेता है राकेश टिकैत, उनको भी अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे योगी की कुर्सी पूरी तरीके से हिलती नजर आ रही है। ऐसे में समीकरण जो बदले हैं उनको समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी को न्योता भेजा गया है। न्योता में यह कहा गया है कि आप आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, और खास बात क्या है, आप तय कीजिए, चिन्हित कीजिए किन चीजों को चिन्हित कीजिए। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाके में, पूर्वी मध्य इलाके में, इन जगहों पर आप ऐसे कम से कम 30 सीटों को चयनित कीजिए जहां पर कुर्मी जनसंख्या ज़्यादा हो, जहां अति पिछड़ा जनसंख्या ज़्यादा हो। यहाँ एक खास बात आपको बता दूं कि कुर्मी और अति पिछड़ा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी ही 2 सीटों पर कुर्मी और कोयरी समीकरण को साध कर नीतीश कुमार ने जबरदस्त जीत हासिल की है बिहार में। और सबको ये समझ में आने लगा है कि कुर्मी कोयरी यानी लवकुश एक बड़ा हॉटकेक हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब अपना दल वहां पर बड़ा समीकरण बनाकर सामने आकर भाजपा को मदद कर रहा है, और अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगेंस्ट चले जाते हैं तो एक बड़ा समीकरण इनके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मौका दिया गया नीतीश जी को। 30 सीटों का ऑफर के साथ साथ ये बताया गया है कि जीत के गणित में आप हमारे साथ आइए। 20 सीटें आपको 2007 में दी गई थी, हम इस बार बढ़ाकर दे रहे हैं। किसान आंदोलन से जो भाजपा को जो घाटा हो रहा है, योगी जी को जो घाटा हो रहा है, खासतौर पर अति पिछड़ा समाज में नीतीश कुमार जी को लेकर एक अच्छा सोच भी है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मुकेश सहनी भी जब मंच पर वहां गए थे और अति पिछड़ा समाज और जो निषाद समाज को साधने के लिए उन्होंने कहा था कि बिहार में कई स्कीम्स नीतीश कुमार ला रहे हैं पिछड़ा समाज के लिए। अगर हमें सरकार बनाने का, सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा तो हम वहां भी ये समीकरण लेकर आएंगे। खास बात यह है कि जीत हार का जो समीकरण बन रहा है वो बहुत कम का बन रहा है, यानी 4000 5000 अगर कोई वोट लेकर आता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो बहुत बड़ा मार्जिन कहला जाता है। और ऐसी स्थिति में योगी जी इस स्थिति में नहीं है कि वो रिस्क ले सके। ऐसे में मैसेज भिजवा दिया गया है केसी त्यागी जी को और आरसीपी सिंह को कि आप यूपी का दौरा करके वहां चिन्हित कर लीजिए कौन से इलाकों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके और पूर्वी मध्य इलाकों में आइए, और वहां पर जो जनसंख्या बड़ी है कुर्मी समाज की, कोयरी समाज की, अति पिछड़ा समाज की, उनको साधिए और उनको साध कर अपने साथ ले चलिए। यानी एक तरफ जहां नीतीश कुमार की मांग को, जो नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे हैं कि ओबीसी जनगणना हो इस बार, उसको नहीं सुन रही है भाजपा, वहीं ओबीसी को लुभाने के लिए, ओबीसी वोट अपने पाले में कराने के लिए, जिस तरीके से बिहार में 2015 से भाजपा ने इतना बड़ा सुधार किया नीतीश के साथ होकर कि वो सत्ता में ही नहीं आई बल्कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी एनडीए की आई, वैसा ही समीकरण यूपी में साधने के लिए वो जहां एक तरफ अपना दल है सोनेलाल, वहीं निषाद पार्टी है, कहीं ना कहीं वीआईपी के साथ में अंतिम समय में समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी। और नीतीश कुमार को इसीलिए न्योता भेज दिया गया है कि वो वहां जाएं, और खास बात यह है कि घाटा नुकसान ना पहुंचा, अगेंस्ट ना लड़े। देखिए बड़ी बात यहां समझ लीजिए, नीतीश कुमार कितनी सीटें जीतेंगे 30 सीटों में से ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर अगेंस्ट लड़ेंगे तो कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा को, जो भाजपा ने कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ यहां चिराग पासवान से कराया था। लेकिन अपने बात जब आती है, अपने पर बात आई, अपनी सरकार पे बात आई, तो कैसे नीतीश कुमार को बुला रही है, न्योता दे रही है साथ आने के लिए। वही कुछ दिनों पहले तक मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा था, अपने दम पर जदयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी अगेंस्ट में भाजपा के, और अब जब समीकरण अगेंस्ट हुए, यानी जब अपने खिलाफ मामला हुआ, मतलब खिलाफ कैसे हुआ, राकेश टिकैत हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या अखिलेश यादव हो, इन सब को एकजुट होता हुआ देखकर, पिछड़ा समाज का गोलबंदी देखकर, ओबीसी की गोलबंदी देखकर, कहीं ना कहीं इस समीकरण को काटने के लिए और किसान आंदोलन से हुए नुकसान को देखते हुए भाजपा नीतीश कुमार के समक्ष आ गई है। यानी अगर सीधे तौर पर इसे कहा जाए तो इसे इस तरह समझाया सकता है कि यूपी में अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार की राय मशवरे के साथ ही होगा, ऐसा भाजपा ने भी मन बना लिया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा में ही कोई विवाद नहीं खड़ा हो सकता है। तो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए भाजपा ने उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है। देखना ही होगा, हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर जदयू किस तरह से रिएक्ट करती है, जदयू का शिष्टाचार मंडल, क्या केसी त्यागी, क्योंकि एक बात तो हमें खबर लग चुकी है कि आरसीपी सिंह के कहने पर रिएक्शन नहीं आ पाया उधर से, लेकिन केसी त्यागी लगातार टच में थे। किसान आंदोलन को लेकर भी केसी त्यागी का रुख आपको पता है,
वो जब भाजपा के अगेंस्ट में थे। ऐसे में केसी त्यागी को ही साधने की कोशिश की गई और उन्हीं के माध्यम से ये मैसेज भिजवाया गया है नीतीश कुमार को कि आप बिहार से आइए, यूपी देखिए, यूपी की सीटों को चिन्हित कीजिए और हमें बताइए कि हम आपको किन सीटों पर लड़ने की इजाज़त दे सकते हैं, साथ में मिलकर लड़ सकते हैं और उसका समीकरण बना सकते हैं। तो ये रही आज की खबर। पंचनामा कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। बिहार से अलग हटकर हम लगातार यूपी की राजनीति पर भी नजर बनाए हुए हैं। यूपी में चुनाव एक बड़ा होना है। इस बड़े चुनाव से बिहार पे कितना असर पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार में एनडीए के रिश्ते पर बड़ा असर पड़ेगा। खास बात यह है कि 400 सीटों वाले इस असेंबली इलेक्शन में देश की राजनीति पर भी असर डालने का एक बड़ा मादा है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे भाजपा ओबीसी जनगणना की बात नहीं करके सीएबी, एनआरसी, किसान आंदोलन, इन सब का काट कैसे निकाल पाती है। हमारी नज़र लगातार इन खबरों पर रहेगी। आपकी नज़र पंचनामा पर होनी चाहिए। धन्यवाद।